ये तस्वीर देखिए, काले कपड़ों में 3 लोग ऊंची दीवार पर चढ़े हुए हैं। उनके हाथ में धातु की नुकीली जालियां काटने के उपकरण हैं। तस्वीर से ये समझ में आ रहा है कि ये जालियां सुरक्षा की दृष्टि से किसी के घर में लगाई गई हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये चोरी का प्रयास लग रहा हो, पर हकीकत एकदम अलग है। ये 3 लोग साउथ कोरिया की एंटी करप्शन यूनिट के सदस्य हैं, जो निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल के घर में घुस रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। तस्वीर 14 जनवरी की देर रात की है, जब यून को गिरफ्तार कर लिया गया। वो साउथ कोरिया के इतिहास में गिरफ्तार होने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। यून ने 3 दिसंबर को पूरे देश में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद ही उनकी मुश्किलें शुरू हुई। पहले उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया, उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया गया, फिर उनका केस संवैधानिक अदालत में पहुंचा। 14 जनवरी को सुनवाई थी, वो इसमें नहीं पहुंचे। इसके बाद देश की एंटी करप्शन यूनिट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यून की गिरफ्तारी के कुछ समय बाद उनका एक प्री रिकॉर्डेड बयान इंटरनेट पर घूमने लगा। इसमें कथित तौर पर यून कह रहे हैं कि देश में जंगल राज आ चुका है, उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। 안타깝게도 이 나라에는 법이 모두 무너졌습니다. 수사권이 없는 기관에 영장이 발부되고 또 영장 심사권이 없는 법원이 체포영장과 압수수색 영장을 발부하는 것을 보면서, 그리고 수사기관이 거짓 공문서를 발부해서 국민들을 기만하는 이런 불법이 자행되고 무효인 영장에 의해서 절차를 강압적으로 진행하는 것을 보고 정말 개탄스럽지 않을 수 없습니다. यून पर देश में विद्रोह भड़काने का आरोप लगा है। जानकार कहते हैं कि अगर यून के खिलाफ फैसला आया तो उन्हें मौत की सजा तक हो सकती है। तो आज के शो में हम जानेंगे साउथ कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति यून को गिरफ्तार क्यों किया गया, 3 दिसंबर से अब तक साउथ कोरिया में क्या क्या हुआ है और उनकी गिरफ्तारी का साउथ कोरिया की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K and ITIL. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहले हमेशा की तरह बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे की कहानी बेहतर समझ में आए। साउथ कोरिया ईस्ट एशिया में बसा देश है। कोरियन प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में है। उत्तरी हिस्से में नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग उन वाला नॉर्थ कोरिया। प्रायद्वीप ऐसे जमीनी इलाके को कहते हैं जिसका 3 हिस्सा 3 तरफ से जो पानी से घिरा हुआ हो। मैप में आप साउथ कोरिया की स्थिति को इस समय देख पा रहे होंगे। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। यहाँ के म्यूजिकल बैंड और टीवी सीरियल भी काफ़ी फेमस हैं। वहाँ के कॉस्मेटिक ब्रांड भी बहुत मशहूर हैं। मशहूर म्यूजिकल बैंड BTS भी यहीं का है। साउथ कोरिया की कुल आबादी लगभग 5 करोड़ है। कोरियन यहाँ की आधिकारिक भाषा है। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है वहाँ? साउथ कोरिया एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, माने राष्ट्रपति देश के मुखिया होते हैं। असली शक्ति उन्हीं के पास होती है। देश की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। 300 सीटें हैं वहाँ। साउथ कोरिया में नेशनल असेंबली और राष्ट्रपति का चुनाव अलग अलग होता है। राष्ट्रपति के पास असल ताकत तो होती है, लेकिन वो नेशनल असेंबली की सहमति के बिना काम नहीं कर सकते। कोई भी बिल या बजट पास करवाना हो तो नेशनल असेंबली की सहमति जरूरी है। असेंबली में फिलहाल डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है। उनके पास 173 सीटें हैं। ये साउथ कोरिया की विपक्षी पार्टी है। दूसरे नंबर पर है पीपल्स पावर, जिनके पास 108 सीटें हैं। निलंबित राष्ट्रपति यून इसी पार्टी से आते हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। 14 जनवरी को साउथ कोरिया की संवैधानिक अदालत में यून की पेशी थी। उनसे 3 दिसंबर वाले फैसले पर कोर्ट को पूछताछ करनी थी। यून ने अदालत जाने से ही इनकार कर दिया। इस कारण कोर्ट की सुनवाई सिर्फ 5 मिनट चली। अगली सुनवाई तय की गई 16 जनवरी की, लेकिन उससे पहले ही निलंबित राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी कैसे हुई? एंटी करप्शन यूनिट ने यून के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला हुआ था। इसके पहले भी इस यूनिट के अधिकारियों ने उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यून के सुरक्षा कर्मियों ने यह कोशिश नाकाम कर दी। यूनिट के लोगों की उनसे झड़प भी हुई थी। फिर 14 जनवरी की देर रात अधिकारी उनके घर दीवार फांद करके घुसे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
तो इस तरह एक निलंबित राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया जो चंद दिनों पहले तक देश के राष्ट्रपति थे। गिरफ्तारी के बाद यून से पूछताछ शुरू हुई। साउथ कोरिया की करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस CIO के अधिकारी ये पूछताछ कर रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यून के साथ वहां उनके वकील भी मौजूद थे। उनसे पूछताछ के लिए 200 सवाल तैयार किए गए, लेकिन यून ने कथित तौर पर अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। अधिकारियों के पास अब यून से पूछताछ के लिए 48 घंटे का समय है, जिसके बाद उसे निलंबित राष्ट्रपति को 20 दिनों तक हिरासत में रखने या रिहा करने के लिए वारंट लेना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ के बाद यून को उइवांग में सियोल डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। हमने जानकार से पूछा कि एक निलंबित राष्ट्रपति की गिरफ्तारी साउथ कोरिया की राजनीति में या उनके इतिहास में कितनी बड़ी घटना है और देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है। देखिए, अगर आप साउथ कोरिया की राजनीति का अगर आप मूल्यांकन करेंगे, जब से वहां राष्ट्रपति चुनाव होने लगे हैं या जब से डेमोक्रेसी आई है 1958 से, तब से लेकर अब तक ये सबसे बड़ी घटना है। और 1958 से 1988 के बीच 30 साल जो है वहां एक तरह से डिक्टेटोरियल शासन था, अथॉरिटेरियन रूल था और इलेक्शंस नहीं होते थे। तो 88 के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने लगे हैं और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस फेयर होने लगे हैं। तो ये जो एक घटना है वो अपने आप में एक अनूठी घटना है। पहली बार साउथ कोरियाई राजनीति में किसी सिटिंग प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया है। इम्पीच पहले भी किया जा चुका है, सैन्य जो शासन पहले भी लगाया जा चुका है, लेकिन अपने आप में अजूबी घटना है कि ऐसे समय में जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और राजनीतिक तौर पर भी शांति थी, स्थिरता थी, हालांकि अंदरूनी कलह जो साउथ कोरिया राजनीति में, जो हर राजनीति में होती, वो थी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि 3 दिसंबर को उनको मार्शल लॉ लगाना पड़ा, और वो भी 6 घंटे के लिए। और उसमें भी ड्रामेटिक फुटेज जो हमने देखा है कि पार्लियामेंट में सैनिक अंदर आ रहे हैं और शीशे तोड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। और लेकिन इसका सीधा खामियाजा क्षमा करें उनकी राजनीति पर, यानी साउथ कोरियाई राजनीति पर, उनके राजनीतिक भविष्य पर, और जो इस पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, पीपल्स पार्टी को, उसके आने वाले दिनों में उसका जो हश्र होगा वो मुझे नहीं लगता है अच्छा होगा। ऐसे भी जो इनके पहले 2 राष्ट्रपति रह चुके हैं, एक को भी हटने के बाद अरेस्ट किया गया था करप्शन चार्जेस में, और हालांकि वो दूसरी पार्टी के थे, लेकिन इनका जो 0.15% लीड था अपने ओपोनेंट से, वो भी एक बहुत कहें कि स्लेंडर मेजॉरिटी से जीते थे। लेकिन अब आने वाले दिनों में, सालों में, इनका भविष्य, मुझे लगता है इस पार्टी का भविष्य अधर में तो जरूर रहेगा। जानकार कह रहे हैं कि उन्हें मौत की सजा तक हो सकती है। मैक्सिमम पनिशमेंट मौत की सजा है, कैपिटल पनिशमेंट है। लेकिन जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वो खुद पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं। एक तरह से मान लीजिए वो देश के अटॉर्नी जनरल थे। पिछली सरकार के खिलाफ उन्होंने जो चार्जेस लगाए थे, उनको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसकी दलील भी पेश की थी, इसलिए वो जाने जाते हैं। यानी वो खुद ही न्यायविद है, कानून के ज्ञाता हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी भी तरह से कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा। रही बात लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, वो हो सकती है, क्योंकि ये इंसरेक्शन माना जा रहा है, यानी विद्रोह माना जा रहा है राज्य के खिलाफ, जिसका आपने कहा मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या मौत की सजा है। तो लेकिन वो एक्सट्रीम केस में वो तो नहीं दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको देख के ये लग रहा है कि इन पर बहुत सीरियस चार्जेस लगेंगे, और इम्पीचमेंट जो भी 3 दिसंबर के बाद 180 दिन में वो प्रोसेस कंप्लीट करना है सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन का, उसके बाद मुझे लगता है इनको और चार्जेस में अरेस्ट किया जाएगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। एक सवाल राष्ट्रपति यून और उनकी पार्टी पीपल्स पावर से जुड़ा भी है। 2022 के चुनाव में यून ने महज 0.15% प्रतिशत वोट से जीत हासिल की थी। उनकी रेटिंग भी लगातार गिर रही है, करप्शन के भी कई केसेस चल रहे हैं उन पर। ऐसे में गिरफ्तारी के बाद उनका और उनकी पार्टी का भविष्य कहां दिखता है? पीपल्स पावर अगर आप देखें तो अप्रैल में जो
पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे उनमें भी उनकी पराजय हुई थी और वो काफी कम नंबर्स में चुन के आए थे। तो एक तरह से इनका राजनीतिक भविष्य ऐसे भी अधर में था और वो जानते थे, ये एक डेस्परेट मूव था राष्ट्रपति का। लेकिन अब की घटना जो है उसको देख के लग रहा है इनका, एटलीस्ट इनकी पार्टी का अगले 5 साल या अगले आने वाले राष्ट्रपति चुनाव तक इनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। और अगर होता भी है, कोई रिप्लेसमेंट भी आता है, तो साउथ कोरिया की जनता इस समय बहुत आहत है। उनकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, जैसे एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्जांपल 1% घट गया है दिसंबर से जनवरी के बीच। तो और दुनिया में उनकी बुराई हो रही है कि इस तरह भी हो सकता है क्या कि कोई प्रेसिडेंट खुद कहे कि मार्शल लॉ लगाओ और अपने इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस को अरेस्ट करने की कोशिश करे। तो ऐसे में लग रहा है कि जो पीपल्स पावर पार्टी जो है इनकी, मुझे नहीं लगता है अगले कुछ सालों तक सत्ता में आएगी। और मुझे ये भी लगता है कि आने वाले दिनों में जो लिबरल गवर्नमेंट थी, ये कंजर्वेटिव माने जाते हैं, राइट विंग माने जाते हैं, वो फिर सत्ता में चुन के आएगी। और जो इनकी तलखी थी नॉर्थ कोरिया से, वो अब उतनी नहीं रहेगी जो भी पार्टी पावर में आएगी। तो ये तो हुआ हालिया घटनाक्रम जिसकी शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर को, जब यून ने पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। इस पर हमने दुनियादारी के एपिसोड में विस्तार से बात की है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अभी हम आपको 3 दिसंबर के बाद से अब तक की कहानी एकदम संक्षेप में बता देते हैं। 3 दिसंबर को मार्शल लॉ का ऐलान करते हुए यून ने कहा था कि देश की संसद अपराधियों का अड्डा बन चुकी है, विपक्ष संसद में बजट पास नहीं होने दे रहा है, हमारे देश की विपक्षी पार्टी नॉर्थ कोरिया से मिली हुई है, ये हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए मैं पूरे देश में मार्शल लॉ का ऐलान करता हूं। इस ऐलान के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, यून की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। लेकिन इससे पहले भी एक चुनौती थी, इस मार्शल लॉ को खत्म करने की चुनौती। 4 दिसंबर को नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वू वोन शिक बोले, हम इसका जवाब संवैधानिक प्रक्रिया से देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से देंगे। और ये संवैधानिक प्रक्रिया क्या थी? साउथ कोरिया के संविधान के मुताबिक अगर संसद में बहुमत से मार्शल लॉ के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए तो इसे रद्द किया जा सकता है। ऐसा हुआ भी। 4 दिसंबर को सांसदों ने मिलकर के मार्शल लॉ के खिलाफ वोटिंग की, मार्शल लॉ रद्द कर दिया गया। इसमें खुद यून की पार्टी के कुछ सांसदों ने भी हिस्सा लिया। बताया गया कि दर्जन भर से ज्यादा सांसद यून के इस फैसले के खिलाफ थे, खुद उनकी पार्टी के। मार्शल लॉ हटने के बाद पूरे देश में यून और उनके रक्षा मंत्री किम योंग हुयन की गिरफ्तारी की मांग शुरू हुई। रक्षा मंत्री का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि मार्शल लॉ का आइडिया उन्हीं का था। यून ने तो इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन रक्षा मंत्री किम ने इस्तीफा दे दिया। 7 दिसंबर को यून ने माफी मांगी, कहा कि वो इस फैसले की कानूनी और राजनीतिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। 9 दिसंबर को साउथ कोरिया के न्याय मंत्रालय ने यून की विदेश यात्रा पर पाबंदी लगा दी, इस डर से कि कहीं ट्रायल से पहले वो देश छोड़ करके ना भाग जाएं। 11 दिसंबर को पूर्व रक्षा मंत्री किम की गिरफ्तारी हो गई। मिनिस्ट्री ने किम की गिरफ्तारी के बाद एक बयान भी दिया, कहा कि किम गिरफ्तारी से पहले आत्महत्या की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 14 दिसंबर को यून के खिलाफ संसद में महाभियोग लाया गया, उनको पद से हटा दिया गया और हान डक-सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। हान यून के करीबी थे, उनकी ही पार्टी पीपल्स पावर से आते हैं, इसलिए वो विपक्ष के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। संवैधानिक न्यायालय में कुछ पद खाली थे। यून के खिलाफ एक्शन तेजी से लेने के लिए इन पदों को भरना जरूरी था। आरोप लगे कि हान इसमें देरी कर रहे हैं, इसलिए 27 दिसंबर को उनके खिलाफ भी महाभियोग ला दिया गया और उन्हें भी पद से हटा दिया गया। 31 दिसंबर को राजधानी सियोल की एक अदालत ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। 3 जनवरी को पहली बार यून की गिरफ्तारी की कोशिश हुई, लेकिन उनके घर में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान झड़प भी हुई। 14 जनवरी को संवैधानिक अदालत में उन्हें बुलाया गया, वो नहीं पहुंचे तो उन्हें जाकर के गिरफ्तार कर लिया गया। किसी लोकतांत्रिक देश में मार्शल लॉ लगना एक बुरी बात समझी जाती है। जाहिर है साउथ कोरिया के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ी घटना थी। साउथ कोरिया को एक मजबूत डेमोक्रेसी में माना जाता है, उसे फुल डेमोक्रेसी का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। पिछली बार यहाँ मार्शल लॉ लगा था 1979 में, 1979 में। जनरल चन डू ह्वान ने सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपनी पकड़ को और मजबूत करने के मकसद से मार्शल लॉ घोषित किया था। इसके बाद यूनिवर्सिटीज और संसद को बंद कर दिया गया, विपक्षी नेताओं को
हिरासत में लिया गया, लेकिन जनता बहुत देर तक चुप नहीं रही। मई 1980 में ग्वांगझू शहर में लोग सड़कों पर उतर आए। वे देश में लोकतंत्र की वापसी चाहते थे और देखते देखते हजारों की भीड़ हो गई। ग्वांगझू शहर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। 9 दिन तक ये कब्जा बना रहा। इसके बाद जो हुआ उसे ग्वांगझू मैसेकर के नाम से जाना जाता है। सैनिकों ने ग्वांगझू शहर में सरकारी ऑफिस में इकट्ठा प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। इन सैनिकों पर यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगाए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाने के आदेश दिए थे। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो लगभग 200 लोगों की मौत हुई थी। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि दुनिया में कब कब किसी हेड ऑफ स्टेट को यानी राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी घटनाएं कौन कौन सी? पहला उदाहरण है साउथ कोरिया का। पार्क जन हाय 2013 से 2017 तक साउथ कोरिया की राष्ट्रपति थी। भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में 2017 में वो गिरफ्तार की गई। दूसरा उदाहरण है निकोलस सार्कोजी का। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के आरोप में 2018 में गिरफ्तार हुए। तीसरा उदाहरण ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए, बाद में रिहा हुए और अब फिर एक बार देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। चौथा उदाहरण है हुस्ने मुबारक का। इजिप्ट के पूर्व राष्ट्रपति 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद हुए प्रदर्शनों में उनकी सत्ता चली गई थी। उन पर भी सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगा। हजारों प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाने के और करप्शन के आरोप भी लगे। 2011 में उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इजिप्ट में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव करवाए गए। इनमें मुस्लिम ब्रदरहुड के मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति चुने गए थे। पांचवा उदाहरण है पड़ोसी देश म्यांमार की आंग सान सूची का। लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही, उन्हें 2021 में गिरफ्तार किया गया था। ये थी हमारी आज की लीड स्टोरी। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी गाजा में चल रही जंग से जुड़ी हुई है। खबर है कि युद्ध विराम की शर्तें अब दोनों पार्टियों में, दोनों पक्षों में लगभग तय हो चुकी हैं। 7 अक्टूबर 2023 को ये जंग शुरू हुई थी। हमास के हमले में 1200 इजरायली लगभग मारे गए थे। ये दावा इजराइल का है। हमास अपने साथ लगभग 250 लोगों को बंदी बना करके ले गया था। फिर इजराइल ने गाजा में हमले शुरू किए। अब तक 46,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी उसमें मारे जा चुके हैं। हिंसा के बीच कई महीनों से युद्ध विराम की बात चल रही थी। हालिया सीज फायर डील जिसके लगभग तय होने की बात कही जा रही है, वो हो रही है कतर में। अमेरिका भी इसमें शामिल है। डील की शर्तें क्या हैं ये अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको लल्लन टॉप पर हम बताएंगे। दूसरी सुर्खी रूस से है। यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 2 फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा और कई स्कूलों को बंद करना पड़ा। इन हमलों से रूस के एक रिफाइनरी टैंक में भी आग लग गई। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।